नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोवेरिन्स। हेलोवेरिन्स, ठीक है। देखो आप लोगों को मैंने बता दिया था पहले ही कि अगर हम क्या करें, बेंजीन के ऊपर अगर एक हेलोजन कहीं लगा हुआ है तो इसको मैं कहूंगा मोनो हेलोवेरिन, और अगर हम इसी के पास दो हेलोजन लगा दें तो इट विल बिकम डाई हेलोवेरिन, ठीक है। तो यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोवेरिन में वी विल टॉक अबाउट डाई हेलोवेरिन्स। किसकी बात करेंगे? डाई हेलोवेरिन्स की। इसको आप देखो, इसको ऐसे समझो जैसे कि अगर मैंने ये बेंजीन रिंग है हमारा, ओके, चलो इस तरीके से, तो अगर बेंजीन रिंग पे एक हेलोजन लगा हुआ है तो ये हेलोवेरिन तो है, मोनो हेलोवेरिन है। लेकिन अगर मैं एक हेलोजन और लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? डाई हेलोवेरिन, है ना। एक पहले से लगा हुआ है, उसके ऑर्थो पे एक और लगा दिया तो ये डाई हेलोवेरिन है। इसी तरीके से अगर हम इसको ऐसे देखें, ये दिस इज ऑल्सो डाई हेलोवेरिन। एक पहले से क्लोरीन लगा हुआ है, एक और लगा दिया उसके मेटा पोजीशन पे, ठीक। और एक और बना रहे हैं, दिस इज ऑल्सो डाई हेलोवेरिन, ओके। एक क्लोरीन पहले से लगा हुआ है, उसके पैरा पोजीशन पे एक और लगा दिया, तो ये तीनों के तीनों क्या है? डाई हेलोवेरिन है। अच्छा, क्या ये तीनों आइसोमर भी होंगे? आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सिंपल अगर डेफिनेशन आप बोले तो क्या होगा? तो इनका आप देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, स्ट्रक्चर सबका अलग है, तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे? आइसोमर्स, ठीक। तो तीनों आइसोमर हैं, तो इसको तो मैं बोलूंगा दिस इज ऑर्थो आइसोमर, दिस इज मेटा आइसोमर, और ये हो जाएगा आपका पैरा आइसोमर। मालूम है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हेलोजन लगा हुआ है वो ऑर्थो पोजीशन पे है, ये इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे है, और इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन पे है, तो ये हो जाएगा ऑर्थो आइसोमर, मेटा आइसोमर और पैरा आइसोमर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक बार तो बात करेंगे इनके मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में, और एक बार बात करेंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में। बस यही हमको पढ़ना है इधर, ठीक है। यही हमारे 12th के सिलेबस में है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन तीनों के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स, इन तीनों के मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। मेल्टिंग पॉइंट एमपी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो ऑर्डर क्या होगा वो आप थोड़ा जान लो। देखो ऐसा है, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट तीनों में होगा किसका? मेटा आइसोमर का। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? मेटा का। उससे थोड़ा ज्यादा होगा किसका? ऑर्थो आइसोमर का। और उससे भी ज्यादा किसका होगा? पैरा आइसोमर का, ठीक। इनके मेल्टिंग पॉइंट होते कितने कितने? 249 केल्विन, 256 केल्विन और 323 केल्विन। तो ये हो गए इनके क्या? दीज आर देयर मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो मेटा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? 249 केल्विन, ऑर्थो का कितना होगा? 256 केल्विन, और इसका कितना होगा? 323 केल्विन। अब ये डेटा आपको रटने का जरूरत नहीं है, आपको तो बस ऑर्डर याद रखना है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ ऑर्डर पूछा जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर तीनों के लिए क्या होगा। तो सबसे कम होगा मेटा वाले का, उससे ज्यादा ऑर्थो वाले का, उससे ज्यादा पैरा वाले का। ये डेटा आपको रटने का जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको ऐसे लिखवा दिया है, ठीक है। अब आप एक चीज सोचो यहाँ पे कि मेटा आइसोमर और ऑर्थो आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट तो लगभग बराबर है, 249 केल्विन, और इसका कितना है? 256 केल्विन। तो लगभग ऑलमोस्ट इक्वल ही है ये तो। बोलो 3-4 केल्विन का ही तो डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं पैरा आइसोमर की, तो इन दोनों से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि ये तो 300 की रेंज में चला गया, 323 केल्विन हो गया ये, ठीक है। तो बोर्ड में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो कई बार पूछा भी गया है, वो ये पूछा जाएगा कि व्हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ये बोर्ड का एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कि पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट मेटा और ऑर्थो आइसोमर से ज्यादा क्यों होता है। तो वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो हमको समझना है। तो देखो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। ऐसा होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। तो एक बात आप देखो कि अगर आप ऊपर से एक ऐसे लाइन खींचें, बिल्कुल थोड़ा सा इधर से लेकर के यूं,
ऐसे एक लाइन खींचें तो क्या होगा, जो पैरा आइसोमर है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो जाएगा? हो जाएगा है। अगर हम बीच में से एक सीधी वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें तो पैरा आइसोमर दो इक्वल हाल्फ्स में मिरर इमेजेस में डिवाइड हो जाएगा। बोलो यस और नो। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? दिस इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। कैसा मॉलिक्यूल है ये? सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल होने की वजह से ये अपने क्रिस्टल में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। याद क्या रखना है आपको कि पैरा आइसोमर का स्ट्रक्चर कैसा है? सिमेट्रिकल, जिसकी वजह से जब सॉलिड ये होगा, जब ये सॉलिड स्टेट में होगा तो ये क्रिस्टल में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। और ज्यादा अच्छे से फिट होने की वजह से जब हम इसको मेल्ट कराना चाहेंगे तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तब मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग होंगे क्योंकि वो क्रिस्टल में बहुत अच्छे से फिट हो गए थे। और जब हमें ज्यादा हीट देना पड़ रहा है इनको अलग अलग करने के लिए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो चुका है? हाई। बात समझ में आ रहा है? तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज हायर देन दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। क्यों? बिकॉज पैरा आइसोमर इज सिमेट्रिकल। कैसा है मॉलिक्यूल है ये? सिमेट्रिकल। सो इट फिट्स इन क्रिस्टल, इट फिट्स बेटर इन क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल में अच्छे से फिट हो जाएगा। इट फिट्स बेटर इन क्रिस्टल लैटिस। ठीक है। बिकॉज ऑफ विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, अच्छे से फिट हो गए मॉलिक्यूल तो उनको अलग अलग करने के लिए अब ज्यादा हीट का जरूरत पड़ेगा, तभी तो मेल्ट होगा जब मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। बिकॉज ऑफ विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मॉलिक्यूल्स, hence its boiling point, नहीं, melting point, hence its melting point is higher। अब बताइए कोई दिक्कत? तो एग्जाम में जो क्वेश्चन यहां से बन सकता है वो दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो एक ये कि मेल्टिंग पॉइंट का आप ऑर्डर लिख के बताइए, या दूसरा ये बन सकता है कि क्यों पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा से ज्यादा होता है। ऑर्थो और मेटा का आपस में तो थोड़ा सा ही चेंज है, वो तो बराबर सा ही है, तो यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन यही बन सकता है। ठीक है। तो आप ये नोट करिए। तो ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, करिए नोट। तो अभी हमने करा ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, अब हम कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो इन तीनों के जो हमारे पास तीन हेलोएरीन है, तीनों डाई हेलोएरीन है, तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा वो देखो जरा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्डर तो आपको रटना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा किसका? मेटा आइसोमर का। उससे ज्यादा होगा पैरा आइसोमर का, और उससे भी ज्यादा होता है ऑर्थो आइसोमर का। ठीक। इसका होता है 446 केल्विन। अगर हम डेटा अगर निकालें तो इसका होगा 448 केल्विन और इसका होगा 453 केल्विन। तो हालांकि तीनों का बॉइलिंग पॉइंट बराबर सा ही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है। देखो 446, 442 और 453, तो लगभग तीनों का बराबर सा ही है। लेकिन अगर फिर भी आपको देखना हो ऑर्डर, तो सबसे कम किसका? मेटा का, उससे ज्यादा पैरा, उससे ज्यादा ऑर्थो वाले का। ठीक है। तो ये क्या हो गया? दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। अब आप यहाँ ये देखो कि इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है? ऑर्थो वाले का। इनका तो बिल्कुल ही सेम है, केवल 2 यूनिट का फर्क है। इनसे थोड़ा ज्यादा किसका है? ऑर्थो वाले का।
तो ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ बन सकता है। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि आप तीनों को ऑर्डर में अरेंज करिए, बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ पे कि ऑर्थो आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट मेटा और पैरा वाले से ज्यादा, थोड़ा सा भी ज्यादा है तो क्यों है। ठीक है, तो यही पॉइंट हमको देखना है बस। तो सबसे पहली बात तो ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो आइसोमर इज हायर देन दैट ऑफ मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। मेटा एंड पैरा आइसोमर्स क्यों ज्यादा होता है साहब ऑर्थो वाले का मेटा और पैरा से, तो ये जरा एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई लिक्विड है, तो ये लिक्विड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, हमें इसे वेपोराइज करने के लिए उतना ही ज्यादा हीट करना पड़ेगा। अब अगर इनके अंदर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा ही स्ट्रांग है साहब, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है इनका, स्ट्रांग है, तो मुझे बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब जाके ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेंगे और पार्टिकल किसकी फॉर्म में निकलेगा, वेपर की फॉर्म में। तो जब हमें इसे वेपर में चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा ही वीक है पार्टिकल्स के बीच में, तो थोड़ा सा हीट देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, पार्टिकल विल गो इन वेपर फॉर्म, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, कम। तो बॉइलिंग पॉइंट सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स की स्ट्रेंथ पे, है ना, ये बात आपको बता चुका हूं पहले भी। अब आप इसको ऐसे देखो कि हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हैं। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं मेटा आइसोमर के बारे में, मेटा, पैरा और ऑर्थो 3 है ना, तो चलिए देखो, सबसे पहले मैं देखो यहाँ स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ कुछ, जैसे कि ये तो हो गया हमारा पैरा आइसोमर, ओके, और ये हो गया आपका मेटा आइसोमर, ऑलराइट, और ये हो गया आपका ऑर्थो आइसोमर, ऑर्थो पे लगा हुआ है ऑर्थो आइसोमर। अब आपको डाइपोल मोमेंट याद है, 11th में पढ़ाया जाता है डाइपोल मोमेंट। तो आप यहाँ पे देखो जो क्लोरीन है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को किधर खींचेगा, ऊपर की तरफ, और ये नीचे वाला क्लोरीन नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो इसका डाइपोल मोमेंट लगभग कितना हो जाएगा, 0। कितना होगा, 0। यहाँ पे आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर की तरफ खींच रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स को किधर खींच रहा है, इधर की तरफ खींच रहा है। तो क्या इलेक्ट्रॉन इधर या इधर कहीं जा पाएंगे, ऑलमोस्ट नहीं जा पाएंगे, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट 0 के आसपास ही होगा, लेकिन कम होगा। कैसा होगा, कम होगा। लेकिन आप यहां देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स को किधर खींच रहा है, इधर की तरफ, और ये इधर की तरफ खींच रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर, वो किस डायरेक्शन में चले जाएंगे, ज्यादातर इस वाले डायरेक्शन में, और इसका डाइपोल मोमेंट इन दोनों से ज्यादा होगा। ठीक है, थोड़ा अगर आपको 11th में डाइपोल मोमेंट पढ़ा हो और नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे ये इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये इधर की तरफ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट कितना है, 0। यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है, तो यहाँ भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही होगा डाइपोल मोमेंट। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर खींच रहा है, ये भी इधर, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, और जिसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा वो डाइपोल अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लगाएगा। तो डाइपोल अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें लगेगा, ऑर्थो वाले में, और जिसमें डाइपोल अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा हाई हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसके आंसर जो है मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, बिकॉज डाइपोल मोमेंट of ortho isomer is greater than that of meta and para isomers. So ortho isomer makes strong
डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, है ना, इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो लगेगा वो स्ट्रॉन्ग लगेगा। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन तो जानते होगे क्या भाई, जानते हो नहीं जानते? एक मॉलिक्यूल है इधर प्लस है, एक माइनस है, फिर एक मॉलिक्यूल है इधर माइनस है प्लस है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, ऐसे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कह सकते हैं। तो इट मेक्स स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन which makes boiling point of orthoisomer higher, और इसी से क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो वाले का पैरा और मेटा से हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन है, इसको नोट करिए, और इसी के साथ आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोवेरिन्स कंप्लीट होते हैं। तो 12th में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बता दिया, या तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, या उनके एक्सप्लेनेशन। दैट्स ऑल।